हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं बिलियन से संबंधित लास्ट टॉपिक और जिसके अंदर होंगे 4 टॉपिक। तो बिलियन से संबंधित यदि आप पढ़ लेते हैं बिलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन को आप पढ़ लेंगे। उनमें आती हैं 4 चीज़ें, जैसे बाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। इन चीज़ों के बारे में यदि आप जान लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा और इससे संबंधित प्रश्नों को हल कर लेंगे। जो एग्जाम्पल इसमें दिए जाते हैं, जो प्रश्न आते हैं, अभी तो जो किताब में दिए गए हैं उनको हल कराएंगे, फिर एग्ज़ाम के समय से पहले लगभग 2 महीने पहले आपको कराएंगे अनसॉल्व की तैयारी कि आप पढ़ तो लेंगे लेकिन उसके बाद में पेपर को हल कैसे करना है उसकी भी तैयारी तो करानी है आपको। तो उसकी तैयारी के लिए अभी से यहाँ से तैयार होके चलें, क्योंकि सिलेबस बाकी है, समय है कम, क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएंगे। ये इस बात को याद कर रखें, माइंड में डाल कर चलें कि फरवरी में एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। बशर्ते ये इस साल एक आपदा की साल है, कोरोना चल रहा है, लेकिन फरवरी में एग्ज़ाम ज़रूर होंगे, ये पक्का है। तो फरवरी में एग्ज़ाम होंगे, उससे पहले हमें तैयारी कर लेनी है, बहुत जपीट तरीके से तैयारी करनी है और ऐसा पढ़ना है कि आपको नंबर लाने हैं 90 प्लस। तो 90 प्लस के लिए तैयारी करेंगे और हमारे विषय में तो आपको 100 में से 100 लगाने हैं, 70 में से 70 तो हम दिलाएंगे, 30 आप प्रैक्टिकल से करेंगे कैरी। तो उसके बाद में अब यहाँ पर क्या है, अपना टॉपिक बिलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो आप पढ़ेंगे बिलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं। ये लाइन लिखी हुई है, ये आपको बताती है कि बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं। तो लिखा है बिलियन के वे गुणधर्म, बिलियन के वे गुणधर्म जो बिलियन में उपस्थित कणों की कुल संख्या। मान लिया 1 बिलियन बना हुआ है 2 पदार्थों से, एक विलेय और विलायक, उसके कणों की संख्या 1000 है। कणों की संख्या कितनी मान ली? 1000, ठीक है। कणों की संख्या तथा विलेय के कणों की संख्या का अनुपात पर निर्भर करते हैं। विलेय की संख्या, अब 1000 बिलियन है, इसी में विलेय पदार्थ भी है, उसके भी कण होंगे। इसी में विलेय पदार्थ के कण है 200, तो कितने बचे? 800। यानी कि ये विलेय हो गया और ये विलायक हो गया। अब वो कह रहा है कि विलेय पदार्थ के कणों की संख्या और बिलियन के कणों की संख्या का अनुपात हो गया, यानी कि 200 अनुपात 1000, ये हो गया। तो इसे क्या कहलाते हैं? बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। किसी बिलियन में उपस्थित उसके कुल कणों की संख्या और बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थों के कणों की संख्या के अनुपात को उस बिलियन का अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। तो अब आ जाते हैं, बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पहला, बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। बाष्प दाब की आपेक्षिक, यहाँ पर यह बात समझने की ज़रूरत है। आपेक्षिक, अपेक्षा, कंपटीशन, मतलब किसी से आप अपेक्षा करें, उससे कंपटीशन करें। किसकी अपेक्षा? कहते हैं अपने मित्र की अपेक्षा, या किसी और मित्र, या किसी आप कंपटीशन में रेस लगाने गए और आपके साथ में दौड़ रहा, उसकी अपेक्षा। तो यहाँ पर है बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। हमने मान लिया कोई एक विलायक पदार्थ है, उसका बाष्प दाब है P0। क्या है? P0। और उसमें विलेय पदार्थ डाला तो उसका बाष्प दाब है P। तो इसकी अपेक्षा किसकी जाएगी? शुद्ध विलायक का बाष्प दाब है, हमने ले लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बाष्प दाब डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, मिलीमीटर हर्ट्ज में होता है, यानी ऊर्ध्वाधर स्तंभ बोलते हैं। और इसका जो विलेय पदार्थ है, इसकी वजह से क्या बचा है? बिलियन। ये पूरा हो जाता है, ये विलायक है और ये विलेय पदार्थ है, दोनों को मिलाने से बिलियन का बाष्प दाब। जब बिलियन का बाष्प दाब होता है तो वो बचा लगभग 20 मिलीमीटर हर्ट्ज, ये हो गया। अब विलायक का ज़्यादा था और बिलियन का कम हो गया, क्योंकि विलेय प्लस विलायक, विलायक प्लस विलेय पदार्थ, और ये अपेक्षा किससे की जाएगी?
विलायक से, तो विलायक का पी नॉट, ये हो जाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। यदि हम विलायक के वाष्प दाब में विलय का वाष्प दाब घटा दें, उसकी अपेक्षा कर दें हम किससे, विलायक के वाष्प दाब से, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। इसको भाषा में भी लिखकर आपको दिखाएंगे। नंबर दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। यदि कोई विलायक जैसे ले लें हम जल, वाष्पशील है और इसमें इससे अधिक वाष्प वाला कोई विलेय पदार्थ हम डाल दें, जैसे कि हम डाल दें यहाँ पर एसीटोन CH3 या ईथर डाल दें C2H5 COO C2H5, तो ये हो गया ईथर। इसको हमने इसमें मिलाया तो ये क्या बनाएगा, वाष्प। दोनों वाष्पशील हैं। पहले इसके क्वथनांक उन्नयन था कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री था, और इसने अपना बढ़ा दिया, अब ये कितने पे खौलने लगा है, 80 पे। तो ये क्वथनांक में उन्नयन हो गया। कोई विलयन जल्दी से खौलने लगा, ये क्या हो गया, नहीं, ये अधिक मात्रा में खौलने लगा। ये वाष्पशील में अवाष्पशील डालेंगे, सॉरी, यहाँ पर वाष्पशील में अवाष्पशील डालेंगे तो हम क्वथनांक को बढ़ाएंगे, तो हमारा ये कितने पर जाके उबलेगा। पहले ये जल 100 शुद्ध जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाता था। हमने उसमें एक अवाष्पशील चीज़ डाल दी, जो कोई भी हो, ईंटे पत्थर कुछ भी हो, विलयन बनाओ, बस उसमें अवाष्पशील चीज़ डाली है और विलयन को तैयार किया। विलयन पहले विलायक केवल कितने पर उबल रहा था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी क्वथन कर रहा था। अब क्वथन कर रहा है 120, यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हुआ, इसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमें बढ़ाना पड़ा, तो ये कहलाता है क्वथनांक का उन्नयन। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, आप जानते होंगे कि शुद्ध जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बन जाता है, हिम बन जाता है। क्या बन जाता है, हिम। अब इसमें हमने कोई चीज़ ऐसी मिला दी, सपोज हमने मिला दिया NaCl, ये इसमें क्या कर बढ़ा देगा, सांद्रता, जल में क्या बढ़ा देगा, सांद्रता। अब इसकी वजह से विलयन बन गया एक क्या, घोल, जल और नमक का घोल, तो ये जल्दी ही 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाएगा। 0 तक पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं, आज लगभग 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जम गया। जाना कहाँ पे चाहिए था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये माइनस में पहुंचने से पहले, 0 में पहुंचने से पहले ही हिम में बदल जाएगा। किसके कारण, क्योंकि हमने उसमें एक विलेय पदार्थ मिलाया। इसके कणों में कुछ तो ऐसा होगा, क्योंकि कणों की बात ही चल रही, संख्या की, इसके कणों में कुछ ऐसा होगा जिसने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस जल को नहीं जाने दिया और बर्फ में बदल गया, तो हिमांक में अवनमन आ गया। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, परासरण। ये बिल्कुल इनसे भिन्न है, लेकिन कणों की संख्या से ही मतलब है। परासरण दाब, एक बात आपने पढ़ी होगी कि विलेय के कण विलायक से बड़े होते हैं, इतने बड़े नहीं होते हैं। जैसे हम एक विलयन को एक पात्र में रखें और बीच में ये अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दें, इसमें वो सांद्र विलयन, कैसा, सांद्र, और इसमें वो तनु विलयन। विलायक के कण ये छोटे छोटे विलायक के कण होंगे, ये छोटे छोटे विलायक के कण होंगे, और ये है गाढ़ा विलयन, इसको गाढ़ा बनाते हैं बहुत ज़्यादा। सांद्र मतलब गाढ़ा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, और बीच में लगी अर्धपारगम्य झिल्ली, ये बीच में लगी हुई अर्धपारगम्य झिल्ली, इसीलिए इसे डॉटेड दिखाया है। तो यहाँ पे जो विलेय के कण हैं वो बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े जब कण हैं तो वो इस झिल्ली को पार नहीं कर पाएंगे, परंतु ये जो छोटे कण हैं ये इधर गमन कर जाएंगे, यानी विलायक के कण इस झिल्ली को पार कर जाएंगे। तनु विलयन के विलायक के कण सदैव, कौन से कण, विलायक के कण, विलेय पदार्थ के कण नहीं। तनु विलयन के विलायक के कण सदैव सांद्र विलयन की ओर गमन कर जाते हैं। यदि आपको इसका परीक्षण करना है तो क्या करें,
पानी में अंगूर को डालेंगे। पानी में जब अंगूर को डालेंगे तो नहीं, पानी में किशमिश को डालेंगे, अंगूर को डालेंगे तो बात कुछ नहीं बनेगी। एक पानी ले लीजिए टब और उसमें किशमिश को डालिए तो किशमिश फूल जाएगी। क्यों? क्योंकि किशमिश के अंदर उपस्थित जो विलयन होगा वो सांद्र होगा, उस पानी से फूल जाएगी। लेकिन यदि वो घोल गाढ़ा हो जैसे चाशनी, चीनी, और उसमें हम डालें क्या? अंगूर, किशमिश भी अंगूर से ही बनाई जाती है, तो अंगूर डालें तो अंगूर सिकुड़ जाएगा, क्योंकि अंगूर का जो विलयन होता है वो तनु होता है चाशनी से। तो अंगूर के जो पतले कण होंगे, विलायक के कण, वो किधर गमन कर जाएंगे? चाशनी की ओर, और अंगूर सिकुड़ जाएगा। और जो अंगूर के ऊपर परत चढ़ी होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। इसी कारण अब ये विलायक के कण इस झिल्ली पर आते हैं, विलेय पदार्थ के कण, और धक्का देते हैं, हमें भी इधर जाना है। कौन से कण? विलेय पदार्थ के कण। और इस पर एक दाब उत्पन्न हो जाता है। जब किसी पर भाई कोई धक्का लगाएगा तो इस पर एक प्रेशर, दाब यानी खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा। वो इस झिल्ली पर उत्पन्न खिंचाव, दाब ही परासरण दाब कहलाता है। तो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में इन 4 छोटे छोटे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला होगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो पहली हेडिंग डालेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, उसके बाद में क्वथनांक का उन्नयन, फिर हिमांक में अवनमन, फिर उसके बाद में आ जाएगा लास्ट टॉपिक परासरण दाब, और सभी से संबंधित न्यूमेरिकल भी कराने हैं। सभी इन चारों से ही प्रश्न आते हैं और इस बार भी आया है आपके एनसीईआरटी बोर्ड से। तो इसको रब कर देते हैं और पहली हेडिंग डालते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। इसको रब किए देते हैं और पहली हेडिंग के ऊपर चलते हैं और उसके बारे में जानते हैं क्या होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अपेक्षा करेंगे भाई, ये 4 टॉपिक पढ़ लेंगे आप और इसके संबंधित उदाहरण को हल कर लेंगे तो आपका चैप्टर हो जाएगा विलयन समाप्त। काफ़ी वीडियो हो चुके हैं इसके। अब आ जाता है फर्स्ट टॉपिक, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कैसे हो जाता है? अब टॉपिक पढ़ते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अब इस लैंग्वेज को पढ़ेंगे और समझ जाएंगे वाष्प दाब में अवनमन क्यों हो जाता है और विलेय पदार्थ क्यों अवनमन करा देता है विलयन का। तो लिखेंगे इसके बारे में कैसे पढ़ेंगे। जब किसी द्रव वाष्पशील, कैसा द्रव वाष्पशील विलायक, तो एक टब बनाइए, क्या बनाए? टब। इसमें हमने एक द्रव वाष्पशील पदार्थ को रखा है। आपके मेमोरी के अकॉर्डिंग समझाते हैं। जितनी मेमोरी अभी आप लेकर इंटरमीडिएट में आए हैं उसको इंक्रीज करते हैं, उसमें गेन करते हैं कैसे बढ़ानी है मेमोरी। अब जैसे ये टब है और इसमें क्या बढ़ा, जब किसी द्रव वाष्पशील विलायक, ये क्या है? बर्तन है और उसमें एक द्रव वाष्पशील विलायक को हमने भर दिया है, में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है। भाई वाष्पशील है, कोई हेडक नहीं है, इसमें सभी कण कैसे हैं? सतह पर वाष्पशील। कैसे हैं? वाष्पशील हैं। और इसमें क्या घोला गया आपको बताते हैं। जब इसमें विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है, अब इसमें विलेय पदार्थ घोला गया, ये जो छोटे छोटे कण दिख रहे हैं ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ है। भाई विलायक अकेला विलयन नहीं बनाता है, क्योंकि विलयन की परिभाषा होती है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या घोला गया? अब इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है।
तो इसके पृष्ठ, यानी पृष्ठ मतलब होता है सतह, विलयन की जो सतह ये दिख रही है, जो गोलाकार हमने बनाई है गोलाकार, यही पृष्ठ है। तो ये पृष्ठ की बात कर रहा, तो इसके पृष्ठ का कुछ क्षेत्रफल कौन घेर लेता है? कुछ क्षेत्रफल अबाष्पशील विलेय द्वारा घेर लेने के कारण, किसके द्वारा? अबाष्पशील। कहीं कहीं पर कौन आ गया? विलेय पदार्थ, कहीं कहीं पर विलेय पदार्थ आ गया, इसने पृष्ठ को घेर रखा है। भाई पहले विलायक अकेला था तो अकेला दौड़ रहा था मैदान में, जैसे ये दिखाया, और ये बर्तन है, कोई उस पर ढक्कन लगा हुआ है। ये कण पहले अकेले जा रहे थे, लेकिन अब कौन? अबाष्पशील। भाई जो अबाष्पशील है, जैसे चूना, पत्थर, ईंट, ये क्या होते हैं? ये कंक्रीट वगैरह, ये वाष्प नहीं बनाते हैं। ये वाष्प अवस्था में आएंगे? नहीं आएंगे। आप जानते हैं कि ये चीज़ें वाष्प अवस्था में नहीं आ सकती, ये सिर्फ स्थान घेर सकती हैं। द्वारा घेर लेने के कारण इसके अणुओं के क्या होता है? कुछ क्षेत्रफल अबाष्पशील विलेय द्वारा घेर लेने पर, ये जो नीले नीले कण दिख रहे हैं, इन्होंने वाष्पशील का स्थान घेर लिया, पृष्ठ का यानी सतह का। इसके कहते हैं लेने के कारण इसके अणुओं के पृष्ठ छोड़कर जाने की प्रवृत्ति घट जाती है। पहले देखिए पूरी लाइन में क्या थे? काले काले विलायक के लिए कण, तो वो सभी जा रहे थे विलेय की सतह में से, विलयन की सतह को छोड़कर अकेला विलायक था, लेकिन इसमें विलेय पदार्थ घोल दिया गया है। अब ये वाले नीले वाले तो जाएंगे नहीं, ये जाएगा ऊपर, ये काले वाले जो कण हैं जो विलायक के, वो उस सतह को छोड़कर नहीं जाएंगे, और ये नीले वाले नहीं जाएंगे। पहले नीले वाले के स्थान पर जो विलायक के कण थे वो सतह छोड़कर जा रहे थे, तो वाष्प दाब में क्या हो गई? कमी हो गई। क्या आ गई? कमी आ गई, प्रवृत्ति घट जाती, अर्थात वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अवनमन। ये बात अलग है, अभी अपेक्षा नहीं की है, यहाँ पर बात है आपेक्षिक अवनमन की। पहले हम वाष्प दाब का अवनमन सीखेंगे, तभी आपेक्षिक निकाल पाएंगे। तो हम लिखेंगे माना, यहाँ लिखेंगे माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है। अब उसके बाद में विलयन का वाष्प दाब, किसका? विलयन। भाई विलयन बनेगा तो विलयन का वाष्प दाब, पहले अकेला क्या था? जो इसमें विलायक, अब विलेय पदार्थ को उसमें घोला गया तो विलयन बन गया, तो विलयन का वाष्प दाब कितना हो जाएगा? P। कितना हो जाएगा? P, क्योंकि वाष्प दाब विलायक का अधिक था, विलेय पदार्थ अबाष्पशील घोला गया, उसने कणों की संख्या तो बढ़ा दी लेकिन पृष्ठ घेर लिया। अब जैसे रेस लगाने गए और 100 आदमी पहले भाग रहे थे, तो 100 आदमी भाग रहे थे, वो सभी भाग रहे थे, तो सबका अपनी रेस थी, अपनी ताकत थी, अपनी खट्टे जा रहे थे सब। अब उसमें से 20 आ गए बीच में, क्या? ऐसे कण, ऐसे लोग जो भागते ही नहीं हैं, बीच में बैठे हैं, बस अपनी गिनती कराए हुए हैं, तो बीच में क्या करेंगे? ठोकर उत्पन्न कर देंगे। ऐसी कंडीशन में क्या होगी? जो रेस लगा रहे या दौड़ रहे हैं कण, तो उनके बीच में क्या आ जाएगी? ठोकर, और वो उसके बीच में सतह घेरे हुए हैं, रास्ता घेरे हुए हैं, लेकिन निकलने नहीं देते। आप अच्छे रेसर हैं, आप अच्छी रनिंग करते हो, और आपके सामने से एक परत बना दी जाए बीच बीच में जगह छोड़कर कि ये लोग दौड़ नहीं सकते, वो क्या करेंगे? धीमे धीमे दौड़ेंगे, तो आपको भी आगे दौड़ने नहीं देंगे। तो जब वाष्प के कण बनकर विलयन से ऊपर नहीं जाएंगे तो वाष्प दाब ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? विलयन का वाष्प दाब कम होगा। अब यहाँ लिखेंगे वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन क्या होगा? विलायक का वाष्प दाब, किसका? विलायक। तो यहाँ पर लिख देंगे विलायक
का बाष्प दाब माइनस, अब नमन कितना हुआ, कमी कितनी आई, विलयन का बाष्प दाब, विलयन का बाष्प दाब। अब यहीं पर दा बना देते हैं, आगे समझ लेंगे आप। बाष्प दाब लिखा हुआ है। जैसे मान लिया शुद्ध विलायक जब था, जब इसमें विलेय पदार्थ नहीं घोला गया, ये कितने पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा था, ठीक है। अब उसमें हमने विलेय पदार्थ घोला तो वो घुलने लगा कितने 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबल जाता है। तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 80, 100 माइनस 80 होगा तो कितने की कमी आई, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही है बाष्प दाब का अवनमन। कितना कमी हो गई, जब बाष्प दाब में कमी हो गई तो वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड की हो गई। तो इसी प्रकार से हम इसको सिर्फ किस में, फार्मूले में ही बताएंगे। विलायक का बाष्प दाब क्या है, P नॉट माइनस विलयन का बाष्प दाब P। अब वो कह रहा है कि किसी विलयन का आपेक्षिक अवनमन, अपेक्षा हमेशा विलायक से की जाएगी। तो आपेक्षिक अवनमन के लिए लिखेंगे बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब इस भाषा को हम मिटा देते हैं तो P0 P माइनस ही लिख देते हैं, जगह कम है, मिटाना चाहते नहीं है तो इसको मिटाकर क्या लिख दें, P नॉट माइनस P, P नॉट माइनस P। ये होता है विलायक का बाष्प दाब माइनस विलयन का बाष्प दाब। जितनी कमी हुई वो यहाँ आंसर में आ जाएगी। अब अपेक्षा करना है तो ऊपर लिखेंगे विलयन नहीं, बाष्प दाब का अवनमन, बाष्प दाब का अवनमन बटे विलायक का बाष्प दाब, क्योंकि अपेक्षा होगी विलायक से, विलायक का बाष्प दाब। अब देखते हैं बाष्प दाब का अवनमन क्या है, यही तो लिखा है बाष्प दाब का अवनमन P नॉट माइनस P0। क्या होगा, P नॉट माइनस P0 बटे किससे अपेक्षा की जा रही है, जो पहले विलायक का बाष्प दाब था वो था P नॉट। तो P नॉट ये बन जाता आपका फॉर्मूला। क्या होता है, बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो इसकी हिंदी अब हम मिटा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं, सीधे सीधे हिंदी से ना लिखें, डायरेक्ट जैसे इसको रब कर दिया था। तो ये हो जाएगा P नॉट माइनस P बटे P नॉट। ये है बाष्प दाब का अवनमन की बात करेंगे तो लिखेंगे विलायक के बाष्प दाब में से विलयन का बाष्प दाब घटा देंगे, क्योंकि विलायक का बाष्प दाब अधिक होगा और विलयन बनेगा तो कम हो जाएगा। तो विलायक के बाष्प दाब में से विलयन को घटाएंगे तो जो कमी निकल के आएगी, जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी बाष्प दाब में अवनमन। और आपेक्षिक किसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, पहले तो वो इतने पर था और 20 डिग्री सेंटीग्रेड ये कमी आई, तो इससे अपेक्षा किसकी की जाएगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि माइनस इसी में से तो होगा, विलायक में से विलयन को घटाया जाएगा और अपेक्षा की जाएगी किससे, विलायक के बाष्प दाब से। तो ये हो गया बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब हम इसको राउल्ट के नियमानुसार समझाएंगे, राउल्ट के नियमानुसार समझाएंगे विलेय पदार्थों के। अब इसको हम रब कर देते हैं, अरे ये तो गंदा कर देता है इसीलिए कपड़ा यूज किया जाता है, ये मिटाता नहीं है, जो डस्टर होता है वो साफ नहीं करता है। तो इसको मिटा देते हैं और इसको याद रखते हैं। ये लीजिए, आप बात को अच्छी तरीके से समझ गए हैं। अब यहां पर लिख देंगे राउल्ट के
नियमानुसार राउल्ट का नियम कैसे लागू होगा वाष्पशील विलायकों में? तो राउल्ट के नियमानुसार, तो देखते हैं राउल्ट के नियमानुसार राउल्ट का नियम वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में किस प्रकार कार्य करता है, क्यों राउल्ट के नियम को लगाया जाता है और क्या इसका संबंध है। तो यहाँ बताएंगे, जब किसी वाष्पशील विलायक, किस विलायक? वाष्पशील, जिसमें वाष्प निकलती हो, वाष्प बनती हो, जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है, क्या जब घोला जाता है? अवाष्पशील, जो वाष्प नहीं बनाता है लेकिन कुछ उसकी पृष्ठ का यानी सतह का स्थान जरूर घेर लेता है लेकिन वाष्प नहीं बनाता है, दिक्कतें अड़चनें उत्पन्न करता है लेकिन वाष्प नहीं बनाता है। तो विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन तो अभी हमने बताया पी नॉट माइनस पी बटे पी नॉट, विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल अंश, किसका मोल अंश? विलेय, विलायक का भी मोल अंश निकाल सकते हैं। ये राउल्ट के नियम में हमने बताया था, दो ही घटक होते हैं, एक विलेय अथवा विलायक। जब विलेय का निकालते हैं तो स्मॉल एन को ऊपर रखते हैं, जब विलायक का निकालते हैं तो कैपिटल एन। लेकिन यहाँ बता रहा उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल अंश के बराबर होता है, तो इनकी बात के अनुसार हम उसकी हिंदी लिखते हैं। तो लिखेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब यहाँ तो लिख नहीं पाएगा तो हम इसको नीचे ही ले आते हैं, ये ऐसी भाषा ही लिख गई है। तो यहाँ लिखते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक, अपेक्षा अब नमन किसके बराबर है? वाष्प दाब के, विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ, किसके? विलेय पदार्थ का मोल अंश, ये हो गई हिंदी। यही इतनी जो भाषा लिखी है इतनी एक लाइन में सिमट गई। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर है? विलेय के मोल अंश के बराबर है। और आपेक्षिक अवनमन तो आप जानते हैं कैसे लिखते हैं, पी नॉट माइनस पी, यानी विलायक का वाष्प दाब में से माइनस विलयन का वाष्प दाब बटे विलायक का वाष्प दाब बराबर विलेय के वाष्प दाब को हम लिखेंगे एक्स, किसके लिए? विलेय के लिए है। अब यक्स होता है तो यहाँ पर अब इसको हम बना चलेंगे, ऊपर से इसको हम मिटाते चलेंगे, अब इस प्रश्न को हम बनाते चलेंगे। ये भाषा लिखने के बाद नीचे आएंगे ऐसा लिखेंगे। अब हम इसको इसलिए मिटा रहे हैं कि बोर्ड में कम जगह है, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे मिटा देते हैं इस लैंग्वेज को। ये राउल्ट के नियमानुसार ही चलेगा। तो ये लिखा है एक्स, यहाँ मोल भिन्न x बराबर होता है, x बराबर होता है n अपॉन n प्लस n, यानी कहते हैं कि मोल अंश होता है घटक विलेय या विलायक, कैपिटल N अपॉन n प्लस n। देखिए इसका यूज होने लगा, इसीलिए हमने बताया था कि मोल प्रभाज वाला जो टॉपिक है उसका सूत्र था वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आपने नहीं सीखा तो पिछले वीडियो में जाएं और उसको देखें, वीडियो को सर्च करें, ढूंढ लें और उसको पढ़ें, तभी आप इस पर समझ सकते हैं। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो इसको पिछले वीडियो से ही पढ़ेंगे, तभी आपके समझ में आएगी ये बात, नहीं तो डायरेक्टली आप नहीं समझ पाएंगे। तो यक्स यहाँ है विलेय के लिए, विलेय पदार्थ का मोल अंश, और यहाँ विलेय अथवा विलेय प्लस विलायक, यानी कि विलेय प्लस विलायक को जोड़ेंगे तो विलयन के मोल अंश बन जाएंगे। यहाँ विलायक के मोल अंश और यहाँ पर क्या है? विलेय प्लस विलायक के मोल अंश जोड़ेंगे, लेकिन हमें चाहिए किसके? विलेय के, तो हम इनको रब कर देंगे और विलेय के ही रखेंगे, विलायक के मोल अंश का कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा पी नॉट माइनस पी बटे
पी नॉट इक्वल यक्स की जगह पर हम लिखेंगे n अपॉन n प्लस कैपिटल N। क्या रखेंगे? n प्लस n अपॉन कैपिटल N। अब इसको रब कर देते हैं, आप ये बात समझ गए होंगे और इसको यहाँ पर लिखेंगे, नोट करते चलें। ये लिख लिया। अब आप जानते हैं कि विलेय के मोल हम कैसे निकालते हैं। विलेय का भार कम होता है तो W1, विलेय का भार क्या होगा? W1, स्मॉल w। और यहाँ पर जब हम मोलों की संख्या निकालते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर ऐसे बताते हैं भार बटे अणु भार, तभी तो n निकलता है। n मतलब मोलों की संख्या, भार में अणु भार का भाग देते हैं तो अणु भार इसके n बराबर होगा, यहाँ पर होगा W1 क्योंकि विलेय का होगा, विलेय होता है भार में कम, और इसका होगा m1। समझ गए बात आप? क्योंकि मोलों की संख्या, विलेय के मोल निकालेंगे तो उसके लिए होगा यहाँ पर W1, क्योंकि भार किसी भी विलयन में विलेय का कम ही होता है क्योंकि विलायक का ज़्यादा होता है, और उसका अणु भार को हम लिखेंगे m1। तो n बराबर क्या हो गया? W1 अपॉन m1। अब इसके बाद कैपिटल, इसका होगा अणु भार बटे अणु भार। अब लेकिन ये किसके लिए है? कैपिटल N हमने बताया ये विलायक के मोल हैं। कैपिटल N किसके लिए? विलायक के मोल। तो ये होगा W2 बटे, और अणु भार इसका विलायक का भी अलग होगा तो m2 होगा। तो ये हमें प्राप्त हो गया। n बराबर होता है W1 अपान m1 और विलायक के लिए होता है W2 बटे m2। और आपको किताबों में कैसे मिलेगा? ये कैपिटल W होगा और ये कैपिटल M होगा, लेकिन यहाँ W1 और W2 से आप समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे हिसाब से चलें, W1 W2 भी मिलेगा, लेकिन कैपिटल W आपको क्या है, सभी किताबों में मिलेगा। ये कैपिटल W और m1, लेकिन हमारे हिसाब से चलेंगे तो W2 और m2 लिखेंगे विलायक के लिए। तो आप सभी वैल्यू को उठाकर रख दीजिए। तो लिखेंगे P0 माइनस P0 अपॉन, तो यहाँ पर n के बराबर हो जाएगा W1 अपॉन m1, और ये बड़ी वाली रेखा है तो ये हो जाएगा। फिर n का मान रखना है तो लिखना है W1 अपॉन m1 प्लस कैपिटल N का मान रखना है तो क्या है, W2 अपॉन m2। ये हो गया। अब इसके बारे में पूरी बात लिख देते हैं। अब ये आपको यहीं कोष्टक में आगे लिख देते हैं, जब फार्मूला बनाते हैं इसको कोष्टक में लिख देते हैं, कैपिटल में नहीं लिखेंगे इसको, ऐसे कोष्टक में उसके सामने ही लिख देते हैं। अब लिखेंगे जहाँ P0 बराबर P0 और P बराबर W1 बराबर W2 बराबर m1 बराबर, सबके बारे में लिखनी पड़ेगी बात, m2 बराबर क्या होगा, विलायक। P0 होता विलायक का वाष्प दाब, और P होगा केवल विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब। W1 होगा विलेय का भार, याद रखेंगे ये बातें। W2 होगा विलायक का भार, विलायक का भार। m1 होगा विलेय पदार्थ का अणु भार, किसका, विलेय का अणु भार। m2 होगा विलायक का अणु भार, अणु भार। ठीक है, ये हो गया इस फॉर्मूले के बारे में चर्चा, जो किससे है, वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित। अब हमें यदि अणु भार ज्ञात करना हो, किसी का भी अणु भार, चाहे विलेय पदार्थ का चाहे विलायक का, तो हम लिखते हैं वाष्प दाब
के अवनमन, के आपेक्षिक अवनमन, छिक अवनमन, बा अणुभार, का लिख दें, का संबंध, हमें संबंध बताना, अणुभार का संबंध ये बताना है। लिखेंगे उपर्युक्त, देखिए किसी भी विलयन में सदैव विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है, अतः इसकी वैल्यू को क्या मान लेते हैं, शून्य। क्या मान लेते हैं, शून्य। तो लिखेंगे किसी विलयन में विलेय पदार्थ, कौन सा पदार्थ, विलेय पदार्थ की मात्रा, इसको यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, कम होती है, किसमें कम होती है, बिलियन में। देखिए ये केवल विलेय है और बिलियन इन दोनों से मिलकर बना है, नीचे वाली वैल्यू से मिलकर बिलियन बना है, विलेय के मोल अंश और विलायक के मोल अंश। तो वो कह रहा है बिलियन में, तो बिलियन नीचे है, यहाँ पर इसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। अतः W1 या बोले M1, W1 या लिखेंगे अतः बिलियन में क्या होगा, N का मान सदैव शून्य होता है, या n की जगह पर हम लिख देंगे क्या होता है, W1 और M1 का मान शून्य होता है, किसमें, बिलियन में। W1 और M1 का मान शून्य होता है, किसमें, बिलियन में। अब इसको हम यहाँ पर रख करके इधर बता देते हैं। अब ये तो पहले फार्मूले के लिए था, अब लिखेंगे हम इसको यहाँ पर ऐसे करते हैं, P0 माइनस P0, और यहाँ पर है विलेय, अकेला है, यहाँ पर क्या है, विलेय का मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या। देखिए विलयन नीचे है तो ये वैल्यू शून्य होगी, ये ना कि ये कभी नहीं शून्य होगी, वो अकेली है। विलेय पदार्थ अकेला है, विलयन नहीं बनाया, विलयन इन दोनों से मिलकर बना, तो यहाँ पर वैल्यू शून्य होगी। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर इस लाइन के अकॉर्डिंग, चूंकि यहाँ से लिखेंगे, चूंकि W1 बटे M1 बराबर 0, किसमें, बिलियन में। बताना होगा किसमें है 0, बिलियन में। अब हम लिख देंगे P0 अपॉन P0, अब लिख देंगे W1 अपॉन M1 मेन लाइन, W2 अपॉन M2, क्योंकि ये तो शून्य हो गई और शून्य का कोई ऐड नहीं। आप क्या करेंगे, अंदर वालों का अंदर गुणा और बाहर वालों का बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे P0 माइनस P अपॉन P0, मल्टीप्लाई करिए पहले बाहर वालों का, W1 इंटू M2, W1 इंटू M2 बटे, इसी से प्रश्न आते हैं। तभी तो आप चक्कर में पड़ जाते हैं कि प्रश्न को हल कैसे करें। फार्मूले तो कई सर ने बताए थे, लेकिन फार्मूला जब दोनों के लिए यूज होता है तब इसको लगाते हैं, और जब केवल अणुभार के लिए या भार के लिए यूज होता है तो इसको लगाते हैं। वैल्यू को देख लेते कितनी वैल्यू दी गई हैं, विलेय की वैल्यू दी जाए, विलायक की दी जाए तो इसको लगाएंगे। अब केवल विलायक की दी जाए और विलेय की ना दी जाए तो हम इस फार्मूले को लगाएंगे। अब शेष क्या बचा, अंदर वालों का M1
इंटू W2। ये लीजिए फार्मूला सिद्ध हो गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है विलायक के अणुभार और विलयन के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में। तो आप देख लीजिए, अब यहाँ पर होगा विलायक का वाष्प दाब, जहाँ अगर आपको लिखना है तो लिखेंगे विलायक का वाष्प दाब, P को लिखेंगे विलयन का वाष्प दाब। अब इसको एक बार लिख ही चुके हैं, तो ये होगा विलेय का अणुभार W1 कम मात्रा, W1 कम मात्रा, M1 M2 विलायक का अणुभार, M1 विलेय पदार्थ का अणुभार, W2 विलायक का भार। ये फार्मूला बन गया है और इसी के अकॉर्डिंग अब नेक्स्ट आज के लिए इतना ही वीडियो रखते हैं। अगले वीडियो में लाएंगे वाष्प दाब क्वथनांक का उन्नयन और उसके बाद में उसी में कराएंगे हिमांक का अवनयन। ज़्यादातर तो 2 टॉपिक को एक में समेट देंगे, क्वथनांक के उन्नयन और हिमांक के अवनमन को। फिर उसके बाद में परासरण में काफ़ी भाषा भी बतानी है और कई फार्मूले भी हैं और इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। इस बार भी आया था, आप उठाकर अनसॉल्व पेपर चेक कर सकते हैं। तो इनसे हम संबंधित प्रश्न लगाएंगे, लेकिन पहले चारों टॉपिक को कंप्लीट कराएं और चारों के फार्मूले डिस्क्राइब कर लें, उसको हम सिद्ध कर लें। तो ये हो गया इति सिद्धम। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और जल्दी जल्दी से अपने नोट्स को तैयार करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।